बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरटीआई बोलते हैं। और इस एक्ट को 2005 में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम है आरटीआई 2005। और ये नाम आपके लिए बिल्कुल भी अनजाना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो अननोन हो। ये नाम आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल पे बात करने वाले हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ऐसा राइट जिसमें आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा सा हम एक जनरल सी बात करेंगे कि क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमारे ही चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार का संचालन करते हैं, सरकार बनती है उनसे, ठीक है। अब जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार में लेके आती है, तो ऑब्वियसली जनता का एक एक्सपेक्टेशन, एक पब्लिक का एक्सपेक्टेशन रहता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, और किस तरीके से पब्लिक का पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है वो खर्च किया जा रहा है। तो इसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक एक्सपेक्ट करती है। एक ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि पारदर्शिता होनी चाहिए कि सरकार जो भी कार्य कर रही है वो पब्लिक की नॉलेज में होने चाहिए, आम आदमी की नॉलेज में होने चाहिए। और ये वो अधिकार है जो संविधान ने जनता को दे रखा है, ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 2005 में, जिसका नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और ये सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे लागू होता है और उन सारे ऑर्गेनाइजेशन पे भी लागू होता है जो प्योरली गवर्नमेंट तो नहीं है लेकिन गवर्नमेंट से फाइनेंस ज़रूर हैं। जैसे कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हो जो सब्सटेंशली फाइनेंस्ड होते हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटीज़ हैं या कोई भी सरकार का जो रूप हो सकता है सरकारी फॉर्म में। तो एक बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस देकर, बहुत नाम मात्र की फ़ीस देकर, और ऐसे लोग जो बीपीएल जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे हैं उनको तो फ़ीस की भी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस है। और फ़ीस के साथ जो है कोई भी पर्सन जो है किसी भी तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑफिशियल या जो भी ऑफिसेस हैं कि कार्य जो कार्य करने के तरीके हैं या जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में जानकारी मांग सकता है अंडर दिस एक्ट। तो ये थोड़ा सा अब एक तरीके से फॉर्मल मीनिंग हम कह सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स द राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि होली ओन्ड हैं या कंट्रोल्ड हैं या फिर सब्सटेंशली फाइनेंस्ड है उन फंड्स से जो सरकार उन्हें दे रही है। तो हर भारतीय नागरिक का ये अधिकार है कि वो ऐसे सभी सरकारी संस्थानों और जो गैर सरकारी हैं जिनकी फंडिंग या जिनकी जो वित्तीय सहायता वो सरकार के द्वारा की जाती है, उन सभी संस्थानों के कार्य संचालन या जो भी एक्टिविटीज़ हैं और रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में जानने का अधिकार जो है वो हर सिटीज़न को है, ठीक है। अब इन अधिकारों में क्या क्या है कि आप उनका काम चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह देख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, आप उनकी कॉपी भी ले सकते हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देखना चाह रहे हैं तो उसकी कॉपी भी आपको अवेलेबल हो सकती है एक नॉमिनल फ़ीस के साथ। और सैंपल लिए जा सकते हैं मटेरियल के, कोई भी अगर इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और आप अगर उस सैंपल की भी डिमांड करते हैं, वो भी मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ही आपको वो अवेलेबल हो सकता है। And next one is you can get information in the form of, obviously आप information कैसे लेंगे, आपको सीडी में दिया जाएगा या आपको डिस्क की फॉर्म में, फ्लॉपीज़, टेप्स। आजकल तो जैसे अभी सीडीज़ का ही ज़माना है, तो सीडीज़ में या पहले जैसे था वीडियो कैसेट्स में या टेप्स की फॉर्म में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड हो सकता है। तो ये एक तरीका है इन्फॉर्मेशन देने का। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस एक्ट के अंतर्गत क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, मतलब किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर
ये एक्ट बनाया गया है। तो जिसे सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली ये एक्ट बनाया गया है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके जिस भी प्रकार से, जिस भी तरीके से एक सिटीज़न की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। और उसके अलावा फिर एक ट्रांसपेरेंसी क्लियर करना कि सरकार जो भी काम काज कर रही है, सरकार जनता के पैसे को या जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार का, उसको किस तरीके से और कहाँ पर खर्च किया जा रहा है और कौन अकाउंटेबल है। क्योंकि एक जवाबदेहीता बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं तो डेफ़िनेटली हम उससे जवाब मांग रहे हैं, इसका मतलब यही है। तो एक अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स करना सरकार की, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ये बहुत ज़रूरी था और इसी वजह से ये एक्ट पास किया गया। इसी एक्ट के दौरान ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का भी निर्माण किया जाता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो स्टेट लेवल पे काम करेगा। और इसमें क्या है कि करप्शन, ऑब्वियसली भ्रष्टाचार की वजह से ही जो है सिटीज़न्स को ये लगता है कि सरकारी कामकाज में उनका भी एक तरीके से दखल अंदाज़ी होनी चाहिए और उनको भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से सरकार जो है देश चला रही है। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए और उनका जो भी काम करने का जो मेथड्स हैं, तरीके हैं और जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही हैं, वो सब की जानकारी भी आरटीआई के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारा जो भी सरकार की रेवेन्यू है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसको हम ऑब्वियसली हर कोई इंसान ये चाहेगा कि जो भी पैसा वो सरकार को टैक्स की फॉर्म में दे रहा है या सरकार के आय के जो भी स्रोत हैं उसके उन सोर्सेज का सरकार किस तरीके से यूज़ करती है, कहीं उसका कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, क्या उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई करप्शन वाला सीन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं और दैट्स वाई आरटीआई हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। Now, what are the main features of Right to Information Act 2005? यानी कि क्या इस एक्ट के क्या फ़ीचर्स रहे हैं, तो हम एक एक करके इन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एक तो इसका नाम हमें पता ही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट। दूसरी बात, इस एक्ट के अंतर्गत एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में आप बार बार देखेंगे और जिसको आप पब्लिक अथॉरिटी भी कह सकते हैं, राइट, विच में बी टर्म्ड एज पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। और पब्लिक अथॉरिटी का मतलब वो सारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी संस्थाएं या जो ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट, वो सब पब्लिक अथॉरिटीज़ में आती हैं। दूसरा जो भी मतलब एक तो वो सारी बॉडीज़, वो सारी इंस्टीट्यूशंस, वो सारी संस्थाएं विच आर कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, और इसके अलावा वो गैर सारी सरकारी संस्थाएं भी जिनकी फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा होती है, जो सब्सटेंशली फाइनेंस्ड हैं सरकार के द्वारा, उनका भी सीन रहेगा कि वो भी आरटीआई के दायरे में आ सकती हैं और आती हैं। ओके, दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़। या मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं और इवन पार्लियामेंट है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन टेरिटरीज़ है, स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और ऑडिटर जनरल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन है, राइट, ये सब के सब जो हैं आरटीआई के दायरे में आते हैं क्योंकि ये सब सरकार से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट इज़ द एक्ट रिक्वायर्स द पब्लिक अथॉरिटी एंड इट्स ऑफिसेज टू मेंटेन। डेफिनेटली आप जिस भी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उस डिपार्टमेंट के पर लोगों का या जो भी ऑफिशियल होगा वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है, उनकी ये ड्यूटी होगी कि वो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखें ताकि जब भी ज़रूरत हो तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। और एक्ट में एक इन्फॉर्मेशन, हम हमेशा इन्फॉर्मेशन जो है एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से ही डेफिनेटली डिमांड करेंगे। सबसे पहले तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अभी जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर या जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिशियल होगा वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा जो है फिर
और क्या कह रही थी मैं, हाँ हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो भी एक्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर्स होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक उनको एप्लीकेशन दी जाएगी और उसके आधार पर जो है वो उसमें जो भी रीज़नेबल इंफॉर्मेशन है डेफिनेटली वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ, एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के पास एप्लीकेशन गई और उसके पास उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो किसी और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के पास वो अवेलेबल है, तो वो ये एप्लीकेशन दूसरे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र कर सकता है। ये है पॉइंट नंबर आपका 7। नेक्स्ट है हमारा क्या, हाँ, एप्लीकेशन हमें कब तक देनी होती है, विद इन 30 डेज। सॉरी, यहाँ पर बात देने की नहीं है, बात ये है कि जब भी एप्लीकेशन दी जाती है तो उसका जवाब नॉर्मली 30 डेज़ में देना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें एप्लीकेशन में मांगी गई इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है जो हमें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट, या किसी और डिपार्टमेंट से अवेलेबल होनी है, उसके लिए हमें 48 डेज़ का टाइम मिलता है। उसके लिए हमें 48 नहीं, 40 डेज़ का टाइम मिलता है अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हमें किसी और से लेकर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और तीसरी बात, अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो किसी की मौत और ज़िंदगी का एक तरीके से मतलब एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो बहुत जिसे आप कह सकते हो कि बहुत अर्जेंट है, तो उसके लिए तो आपको इन्फॉर्मेशन 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बहुत अर्जेंट केस माना जाता है। फ़ीस जो है वो बड़ी नॉमिनल है, बता ही दिया मैंने, लेकिन जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं उनको फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिना फ़ीस के भी अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है, क्या वही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट, मैं बता चुकी हूँ कि 2 लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट लेवल पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई है। और दोनों ही उसमें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक पोस्ट होती है दोनों में। एक होता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये आप आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा 2 लेवल पर जो है अपील भी कर सकते हैं हम। मान लीजिए हमें अपनी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम अपील कर सकते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पर फर्स्ट अपीलेट जो अथॉरिटी है वो वहाँ का जो जो सीनियर ऑफिसर है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसके आगे। और सेकंड अपील हमारी जो होगी वो कहाँ होगी, सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने या कमीशन के आगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ कहाँ थे हम, हाँ, अपील करने का टाइम पूछ रहा है वो। अपील आप 30 दिन के अंदर, मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कराई गई या इन्फॉर्मेशन से आप या कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो या उसने रिफ्यूज़ कर दिया है, उसने विद इन टाइम पीरियड जो भी 30 दिन का टाइम था उसमें नहीं दिया या उसने रिफ्यूज़ कर दिया है, तो आप अपील कर सकते हैं। जिस दिन उसने रिफ्यूज़ किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो और आपकी अपील को 30 दिन के अंदर अंदर स्टेट या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन निपटाएगा और कई बार इसको 45 डेज़ तक भी लेके जा सकते हैं और डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ दिस पॉइंट इज़ यस, हाँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए अब ऑब्वियसली कोई मामला अगर इस दौरान आरटीआई के दौरान जो है हैंडल किया गया है और उसकी से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर नीचे की कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, फिर वहाँ पर वो लोअर कोर्ट्स इसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती। मतलब यहाँ जो भी प्रोविज़न इस एक्ट में हम जो बनाए गए हैं तो वो ऐसे हैं कि इन प्रोविज़न को फिर लोअर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑब्वियसली लोअर कोर्ट हैं तो उसके राइट्स जो हैं इनसे कम ही माने जाएंगे, तो लोअर कोर्ट के पास अधिकार नहीं है ऐसे किसी भी केस को हैंडल करने का जिसका जो भी प्रोसीडिंग है वो इस लेवल पे चल रही है या हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दैट इज़ क्या कह रहा है ये,
हाँ, जो भी सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो भी सरकार के हैं, जो सेंट्रल लेवल पे भी हैं और स्टेट लेवल पे भी है, उनका काम ये है कि वो हर साल एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि पूरा साल जो है वो किस तरीके से आरटीआई के प्रोविज़न्स को इम्प्लीमेंट किया गया, और ये रिपोर्ट वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देंगे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखेगी, या पार्लियामेंट का मतलब अगर सेंट्रल लेवल पे होगा तो पार्लियामेंट में रखेगी, अगर स्टेट लेवल पे होगा तो विधानसभा में रखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ दिस, नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्या है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश करती रहती है कि किस तरीके से आरटीआई के दायरे को बढ़ाया जाए, आरटीआई की अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और तरह तरह के प्रोग्राम्स वो उसको क्रिएट करेगी, और एक पब्लिक के अंदर जो एक अंडरस्टैंडिंग है उस मतलब आरटीआई को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कितना उसको ब्रॉड किया जाए, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा प्रयासरत रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो कि हाँ 16 पॉइंट है, अगर पब्लिक और इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्पेसिफिक टाइम में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है तो उससे पेनल्टी भी होगी, वो होगी 250 रुपये पर डे की, राइट। और ये मैक्सिमम 25,000 तक जा सकती है, इसलिए उसे ध्यान रखना होगा कि जो भी टाइम फिक्स किया गया उसी दौरान वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। नेक्स्ट इज़ अमाउंट ऑफ फ़ी। हाँ, जो फ़ीस आपने पे की है तो उसका क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली और फ़ीस भी आप दे चुके, तो वो फ़ीस आपको रिटर्न हो जाएगी अगर इन्फॉर्मेशन टाइम पर प्रोवाइड नहीं की गई तो। एंड द लास्ट वन इज़, कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन आरटीआई डालता है, लेकिन आरटीआई की एप्लीकेशन, ये भी तो हो सकता है ना कि वो पढ़ा लिखा पर्सन नहीं है मान लीजिए, या वो रिटर्न में एप्लीकेशन नहीं दे पाया, तो वो अपनी प्रॉब्लम ऑरली भी बता सकता है। ठीक है। कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपनी इंफॉर्मेशन ओरली बताएगा, और इस रिक्वेस्ट को भी उसी तरीके से हैंडल किया जाएगा जिस तरीके से एक रिटर्न एप्लीकेशन को हैंडल किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी बातें आपने देखी जो आरटीआई से रिलेटेड हैं और आरटीआई के फीचर्स में काउंट होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।